गुड मॉर्निंग। मैं राहुल कुमार चौधरी आज आप लोगों के लिए लाया हूं भारत अवस्थिति एवं विस्तार चैप्टर, जो कि आप देख रहे हैं हमारे इसमें पूरा बना हुआ है। बहुत इससे कम से कम आपको 500 क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। 500 से भी अधिक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं, तो कृपया आप अपनी नज़रें जमाए रखें। मैं आपके साथ अगले 1 घंटे तक मैं आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ जानकारी देते रहूँगा। तो चलिए मैं आज का टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक आपको बहुत ही मज़ेदार टॉपिक मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले हमारे भारत हमारा जो है इस ग्लोब पर कहाँ है। देखो इस भारत जो हमारा ग्लोब पर कहाँ है, इसको आप समझिए। देखो हमारा क्या है, एक जो ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच एक लाइन खींची हुई है, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के जस्ट नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो हमारा जो भारत है ना कि दक्षिणी गोलार्ध में है, वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में एक बात तो क्लियर हो गया कि हमारा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। और ये देखिए, ये है ग्रीनविच लंदन से जाने वाली एक लाइन है, जहाँ से कि हम टाइम का निर्धारण करते हैं। ठीक है, कि कितना बजेगा कहाँ, इससे यही पता चलता है। तो आप देखिए ये जो ग्रीनविच लंदन है, ये जो है ये भी 2 भागों में अर्थ को बांटती है। ठीक है। तो ये जो 2 भाग में बांटती है, तो ये हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो जो भारत है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आई होप आपको समझ में हो गया। एक बात तो क्लियर हो गया कि हमारा भारत जो है ग्लोब में आपको देखने को मिलेगा वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, यानी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में मिलेगा। ठीक है। तो चलिए आपको ये क्लियर हो गया। अब मैं देखता हूं कि ये जो भारत है इसकी स्थिति क्या है, इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, इसकी देशांतरीय स्थिति क्या है। तो हमारा जो भारत है जस्ट भूमध्य रेखा के 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक ये नॉर्थ तक जाती है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाती है। तो आप इसको फिर से सुने, इसको नॉर्थ यानी कि उत्तरीय, यहाँ पे नॉर्थ बोलना नहीं भूलेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप इसको बात को ध्यान में रखें। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 84 से लेकर के 376 तक नॉर्थ में ही है। हमारा इंडिया पूरा नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है। पूरे ग्लोब में देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। तो चलो, जो हमारा यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट पे जो सबसे दक्षिणतम, मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है हमारा कन्याकुमारी। वो है हमारा कन्याकुमारी। और हमारे इंडिया का जो सबसे उत्तरतम यानी कि सबसे उत्तर में जो बिंदु है वो है हमारा इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक की लगभग दूरी 3214 किलोमीटर होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर की दूरी है। और आप देखिए यहाँ पे ये हमारा जो इंडिया का सबसे पूर्वतम बिंदु है, यहाँ पे जो है ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट यानी पूर्व, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है, ये पूर्व लगाना नहीं भूलिएगा। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक ये हमारा है। और सबसे पहले सूरज यहीं पे दिखाई देता है। इंडिया में अगर सबसे पहले सूरज उगता है तो वो उगता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भी एक जगह है किबुथु, वहीं के लोग सबसे पहले सूरज को देखते हैं। तो आप इसको याद कर लेंगे। आपको ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि आपका जो है भारत का पूरा
जो है पूर्वतम बिंदु कौन सा है, तो ये हो जाएगा किबुथु। और इसका जो ये जो आपका देशांतरीय विस्तार है वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और इधर देखिए इसका जो पश्चिमतम बिंदु है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो हमारा जो भारत है अगर हम देखें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक फैली हुई है। लगभग हमारा जो पूर्व का इंडिया है और जो पश्चिम का इंडिया है, इस दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे का समय का अंतर होता है। मान लेते हैं कि यहाँ के लोग 4 बजे जगते हैं, यहाँ के लोग 4 बजे जगते हैं, तो हमारे ये जो गुजरात के लोग हैं जो कि गोर मोहता में है, ये 6 बजे जगते हैं, समझ लीजिए। और ये मौसम के अनुसार बदलते रहती है। जैसे आप ठंडे के दिनों में यहाँ के लोग अगर 6 बजे जगते हैं, अगर यहाँ किबुथु के लोग 6 बजे जगते हैं, तो हमारे इंडिया में ये जो गोर मोहता के लोग हैं ये लगभग 8 बजे जगेंगे, जबकि गर्मी के दिनों में। तो चलिए अब आगे क्या करते हैं। तो यहाँ पे गोर मोहता से लेकर के किबुथु तक और इंदिरा कौल से लेकर के कन्याकुमारी तक ये हमारा पूरा इंडिया है। और इंडिया सिर्फ यही नहीं है, इंडिया हमारा कुछ समुद्र में भी इंडिया है। जैसे कि ये देखिए अंडमान निकोबार है और इधर देखिए लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप है। आई होप आप देख पा रहे होंगे। अगर आप को ठीक से दिखाई नहीं दे रहे तो मेरी बातों को अगले 1 घंटे तक सुनते रहिए। तो ये देखिए ये है हमारा लक्षद्वीप और ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार। ये भी हमारे देश का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इतना ही नहीं, गुजरात के पास आपको भी यहाँ पे कुछ इंडिया देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दमन एंड दीव यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं उसको केंद्र शासित प्रदेश में गिनती कराऊंगा। तो चलिए, हमारा जो ये भारत देश है पूरा भारतीय उपमहाद्वीप में बसा है। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश हैं, उसमें से भारत भी एक है। तो वो कौन से 5 देश हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, आप उसको जानने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में आपको सबसे पहले भारत मिलेगा, जिनके नाम पे ही भारतीय महाद्वीप है। उसके बाद है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। ये 5 देश हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो हमारे अब इसके बाद हम देखते हैं कि भारत का जो है पड़ोसी देश कौन कौन सा है और उसके साथ कौन कौन बॉर्डर साझा कर रहा है और कितने किलोमीटर की बॉर्डर साझा कर रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो भारत के उत्तर में 3 देश है। भारत के उत्तर में 3 देश है। एक है चाइना लगभग 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। 3488 किलोमीटर बॉर्डर साझा करने वाला चाइना देश के साथ हमारे जो भारतीय राज्य हैं वो जैसे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारा उनके साथ क्या करते हैं कि बॉर्डर साझा करते हैं। तो लगभग जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये लगभग 5 राज्य हैं जो कि जम्मू कश्मीर के ये चाइना के साथ वो बॉर्डर साझा कर रहे हैं। लगभग 3488 किलोमीटर की बॉर्डर साझा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि म्यांमार के साथ ये हमारे कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि बॉर्डर साझा करते हैं। तो म्यांमार के साथ बॉर्डर साझा करने वाले जो राज्य हैं वो है हमारा यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश एक हो जाएगा, फिर नागालैंड, फिर आपका मणिपुर, फिर मिजोरम। ये देखिए कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम टोटल 4 राज्य हैं जो कि हमारा म्यांमार के साथ बॉर्डर साझा करता है। ये कुल 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है म्यांमार के साथ, जो कि हमारे भारतीय 4 राज्य हैं जो कि उसे साझा करते हैं। आप इसे याद रख लेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं।
तो अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा देश है जिसका नाम है भूटान। भूटान भी हमारे ही देश के साथ बॉर्डर साझा करता है, जिसकी कुल लंबाई जो है 699 किलोमीटर की है, लगभग 7 किलोमीटर, 699 किलोमीटर की है। और इसके साथ जो बॉर्डर साझा करने वाले हमारे भारतीय राज्य हैं वो आसाम है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो है हमारा यहाँ पर आप देखिए नेपाल जो है हमारे देश के साथ 1751 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करती है। और ये जो 1751 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करती है, इसके साथ जो देश लगने वाला है वो है हमारा उत्तराखंड, वो है हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। ये भी लगभग 4 राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। और साथ साथ में थोड़ा सा बॉर्डर जो है हमारा पश्चिम बंगाल के साथ भी ये साझा कर जाते हैं। तो आई होप आप पश्चिम बंगाल को ध्यान में रखेंगे। एक्चुअली पश्चिम बंगाल को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो आप क्या करेंगे, अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ भी हमारा देश 106 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। वो जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कि अभी हमारा पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान वाले इसे अपने नक्शे में दिखाते हैं और मैं भी अपने नक्शे में दिखाता हूँ। वहाँ पे कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं है। वहाँ पे आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर उसकी हमारी जो है इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर आज भी यही है। और इंडिया अपने में आज भी मैप में इसको दिखाता है। ठीक है, तो वहाँ 106 किलोमीटर की बॉर्डर अफगानिस्तान की लगती है, जो कि अभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है। और यहाँ पे जो 106 किलोमीटर की बॉर्डर था, वहाँ पे अफगानिस्तान और जो है भारत के बीच में एक रेखा खींची गई थी, उसका नाम था डूरंड रेखा। आप इसे भी याद रखेंगे, आपको कई बार क्वेश्चन इसको पूछ दिया जाता है यहाँ से। तो अब चलिए नेक्स्ट जो है हमारा जो पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान दरअसल 1947 में भारत से अलग हो गया था। और ये भारत जब अलग हुआ और पाकिस्तान जब अलग हुआ, तो ये देखिए पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करता है। और ये लगभग हमारे यहाँ जो है 4 भारतीय राज्यों के साथ ये बॉर्डर साझा करता है। जैसे कि हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर अभी हमारा क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर से बॉर्डर साझा करता है। और ये हमारा पंजाब के साथ करता है, यहाँ राजस्थान के साथ बॉर्डर साझा करता है, और यहाँ गुजरात के साथ भी बॉर्डर साझा करता है। तो ये लगभग जो है एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया के कितने ऐसे राज्य हैं जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। तो आप यहाँ पर देखो, कर्क रेखा पर स्थित राज्यों को जानना है तो इसके लिए एक ट्रिक है। मैं इस ट्रिक को दे रहा हूं, झागू राम छमित्रिक। ये जो झागू राम छमित्रिक है, ये आप देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, झागू राम छमित्रिक, यहाँ झा से झारखंड, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, मौ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, पौ से पश्चिम बंगाल। तो ये आपका क्या है, इससे तो याद कर लेंगे। लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि जो कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं उसको आप पूर्व से पश्चिम सजाइए, तो पूर्व से पश्चिम कैसे सजाएंगे? उसके लिए राज्यों की स्थिति का आपको जानकारी होना होगा कि पूर्व में कौन राज्य है, कर्क रेखा पे स्थित सबसे पूर्व का राज्य कौन सा है, कर्क रेखा पे स्थित सबसे पश्चिम का राज्य कौन सा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको समझना होगा, इस मैप को समझना होगा। जो हमारे भारतीय राज्य है उसकी स्थिति कहाँ कहाँ है, किसके पास कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य नॉर्थ इंडिया में है, कौन सा राज्य साउथ इंडिया में, ये सारी स्थिति को आपको समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे अगर पूर्व का हम देखें कर्क रेखा पर स्थित जो राज्य है वो है हमारा मिजोरम के बाद है त्रिपुरा के बाद है यहाँ पे देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बगल में जस्ट झारखंड पड़ता है, और झारखंड के बगल में आपको छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बगल में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बगल में आपको राजस्थान पड़ता है, और राजस्थान के बगल में गुजरात पड़ता है। ये टोटल 8 राज्य है जो कर्क रेखा पे अवस्थित है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये कर्क रेखा पर अवस्थित जो राज्य है, टोटल 8 राज्य है। अब मैं समझता हूं यहां पर हमारे जो कुछ राज्य हैं
जो कि स्थलीय सीमा बनाते हैं, देश के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, और कुछ राज्य है जो तटीय सीमा बनाते हैं, यानी समुद्र के साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सा राज्य है जो कि स्थलीय सीमा बनाते हैं, यानी किसी न किसी देश के साथ वो बॉर्डर साझा करते हैं। तो चलिए मैं इसको ये टोटल 17 राज्य हैं, टोटल 17 राज्य है जो कि हमारा क्या करते हैं, किसी अन्य देश के साथ वो सीमा साझा करते हैं। जैसे कि हो गया गुजरात, गिनते जाइएगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश में आपका यहाँ हो गया जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि दूसरे देश के साथ हमारा बॉर्डर साझा करता है। तो इसको आप यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में ले लीजिएगा। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार है, और यहाँ पर आप देखिए आसाम है, और अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, और यहाँ पे मणिपुर है, मिजोरम है, और त्रिपुरा है, ये सारे, और मेघालय। ये जो है हमारे क्या करते हैं, किसी अन्य देश के साथ अपना बॉर्डर साझा करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो बांग्लादेश है, भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसके साथ कौन कौन से राज्य बॉर्डर साझा करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर साझा करने वाले राज्य हैं वो है क्या, यहाँ पे सबसे पहला है हमारा मिजोरम है, यहाँ पे देखो मिजोरम, यहाँ पे है त्रिपुरा, और ये है असम का भी बॉर्डर लगती है, और ये है मेघालय, और मेघालय के बाद ये है हमारा पश्चिम बंगाल है, जो कि ये सारे राज्य जो है हमारा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर साझा करता है। दरअसल एक 1974 में एक समझौता हुआ था, 1974 के आसपास, कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि हमको क्या है, बांग्लादेश को देनी है, और वहाँ बांग्लादेश से कुछ क्षेत्र है, यानी क्षेत्रों का बंटवारा, यानी बाउंड्री का थोड़ा सीधा करना, बहुत ही टेढ़ा मेरा बाउंड्री था। तो दरअसल 1974 में बात हुई थी, संसद में इस तरह का आया था। तो इसमें क्या हुआ, ये 41 साल पुराना जो विवाद था उसको 2015 7 मई को भारत और बांग्लादेश के बीच में ये जाकर के क्लियर हुआ। उस समय जो है वो कुल जो है अपना बॉर्डर सीधा करके बांग्लादेश और भारत के बीच में ये आपका हुआ। अब हम देखते हैं ये जो हुआ था 119वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा हुआ था। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में 2015 में 7 मई को ये कुछ क्षेत्र का बंटवारा हुआ था। कुछ क्षेत्र जो है उसको देने थे और कुछ क्षेत्र वहाँ से हमको लेने थे। तो अब चलिए हम बात करते हैं कि ये जो भारत का जो मानक समय रेखा है वो कहाँ कहाँ से पास करती है। तो भारत का जो मानक समय रेखा है आप यहाँ पे देख रहे हैं, साढ़े 82 डिग्री पूर्व है। साढ़े 82 डिग्री पूर्व को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। और यहाँ पे जो समय होगा वही पूरे भारत देश का समय होगा, ठीक है, साढ़े 82 डिग्री पूर्व। तो आप इस बात को देखें, तो ये जो मानक समय रेखा है साढ़े 82 डिग्री जो है हमारा देशांतरीय विस्तार, ये अक्षांशीय जो विस्तार है हमारा, ठीक है। ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, लॉन्गिट्यूड लाइन साढ़े 82 डिग्री, और ये हमारा लाइन जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है ये आपका क्या है, देशांतरीय विस्तार है। और ये साढ़े 82 डिग्री जो है पूर्व में है, और यहीं की जो टाइम है पूरे भारत की टाइम मानी जाएगी। ये इलाहाबाद के नैनी से क्रॉस करती है, और इलाहाबाद के नैनी से क्रॉस करती है तो ये हमारा लगभग 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो एक हो गया उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर के चली जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि हमारा भारत सिर्फ मुख्य भूमि में ही नहीं है, हमारा भारत जो है कुछ समुद्र के अंदर भी है, यानी कि कुछ अरबियन सी में भी है, कुछ यहाँ भी है। उसके अलावा भी हमारा भारत का कुछ जलीय सीमा भी है। तो इस जलीय सीमा को देखिए, दरअसल एक समझौता हुआ था 1992 ईस्वी में,
समुद्र और महासागर पे अधिकार को लेकर के सभी देशों के बीच में, और 1992 की बात है, उस समय तो कुल जो देश था उस समय उतना देश तो नहीं मिल पाया, लेकिन कुल जो हमारे पास जो देश थे उसने क्या किया कि एक समझौता किया कि हमारे पास जो समुद्र है उसका भी कुछ तो बंटवारा होना चाहिए। अब देखिए ये ऐसा बंटवारा क्यों, क्योंकि ये जो जलीय सीमा है ये हमारे देश के पास है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अपनी कुछ सेना को रख करके अपने देश की सुरक्षा करने को, और यहाँ पर कोई भी देश जहाज लेकर के पहुंच जाता था, तो दरअसल उसी को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक समुद्री कानून बनाया। उस समुद्री कानून में क्या किया कि यहाँ पर देखो 12 मील, यानी कि एक जो है हमारा जो तट रेखा है ये लगभग बराबर नहीं था। इसको सबसे पहले मैंने एक आधार लाइन खींच करके बराबर कर दिया। एक आधार लाइन खींच करके बराबर कर दिया तो ये जो आधार लाइन के अंदर का जो भाग था उसको बोलते थे अंदरूनी भाग। वहां पे हम लोग हर चीज कर सकते थे, जितनी चाहे जो मन है वो कर सकते थे, जैसे कि साफ सफाई, मछली पकड़ना, हर चीज करना। और वहाँ पे नदियाँ और जो भी पानी आकर के मिलती थी वो हमारा था। लेकिन ये जो आधार लाइन से 12 नॉटिक मील तक जो था, यहाँ पर भी हमको लगभग सारा अधिकार प्राप्त था। हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, कोई भी जहाज अगर यहाँ पे आ जाए 12 नॉटिक मील तक, तो ये जहाज का हम टैक्स वसूल सकते हैं, उस पर कर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संसाधन जितने भी होंगे उसका हम पूर्ण दोहन कर पाएंगे। पूर्ण दोहन यानी कि वहां से हम पूरा संसाधन निकाल सकते हैं। और मुंबई हाई से जो हम लोग तेल निकालते हैं, ये लोग हम लोग जो है यही इसको बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा के अंदर से ही हम लोग निकालते हैं तेल, जितनी चाहे तेल निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे संसाधन का हम लोग पूर्ण दोहन करेंगे। और संलग्न क्षेत्र जो होता है वो 12 से 24 किलोमीटर तक होता है, 12 से 24 किलोमीटर तक, ठीक है। ये जो है हमारा संलग्न क्षेत्र है, आप देख पा रहे हैं, ये जो है हमारा ये क्या है, संलग्न क्षेत्र है। तो संलग्न क्षेत्र में हम क्या करते हैं, हमको जो है राजकीय, राजकोषीय, पर्यावरणीय और प्रवासी कानून, यहाँ पे राजकोषीय अधिकार है, पर्यावरणीय सुरक्षा का अधिकार है और प्रवासी कानून हम लागू कर सकते हैं, सीमा शुल्क लगा सकते हैं। तो ये सारे अधिकार जो है हमारे संलग्न क्षेत्र में मिला हुआ है, संलग्न क्षेत्र में हमें मिला हुआ है। यहाँ पे कोई भी जहाज आएगा तो हम उससे उसका टैरिफ लगा करके उससे पैसे ले सकते हैं, और बिना पैसे का जहाज को खड़ा होने का भी नहीं है। और लगभग सभी देश अपने अपने का ये यहाँ पे एक रिवेन्यू कलेक्ट करने का एक अच्छा साधन है। समुद्र में भी हम लोग रिवेन्यू कलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मछुआरों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल मछुआरों को तब प्रॉब्लम होती है जब वो किसी अन्य देश की सीमा के अंदर चला जाता है, जैसे कि उसके संलग्न क्षेत्र में, ये संलग्न क्षेत्र के अंदर चला जाएगा तो उसको वो लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, गिरफ्तार करके अपने जेल में बंद कर देते हैं। और जब पता चलता है कि ये भारत देश का है, और उसको फिर क्या करते हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं और भी जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने इन्हें बाद में जाके छुड़ाया है, बुलाया है। तो पता चलने पर, अगर पता चला ही नहीं तो वहीं पे लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो चलिए, तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है ये 24 नॉटिक मील से लगभग 200 नॉटिक मील तक है। यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सागरीय जल शक्ति उत्पन्न, मतलब यहाँ से हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं, सागरीय जल शक्ति का हम लोग कर सकते हैं, सागरीय संसाधन का भी हम यहाँ पे दोहन कर सकते हैं। जीवों का संरक्षण भी करने का अधिकार हमें ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र में है। और फिर जीवों का संरक्षण भी कर सकते हैं, यहाँ से हम विदोहन भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ भी निकाल सकते हैं। पूर्ण दोहन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोहन कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, अनुसंधान आदि का परीक्षण भी हम लोग कर सकते हैं। ये सारे अधिकार हमें मिला है। तो आई होप यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि, और देखिए इस कानून का जो मान्यता था
वो कम से कम 60 देश अगर हस्ताक्षर कर दे इस कानून पर तो इसे माना जाएगा। तो गुयाना जो है, गुयाना एक देश था जो कि उन्होंने 60वां देश है गुयाना। गुयाना ये हमारा क्या है, पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है गुयाना, और गुयाना ने 60वां देश जो था उन्होंने हस्ताक्षर किया। तो 60वां देश ने हस्ताक्षर किया कब, ये 1994 में, 1994 यानी 2 साल बाद, कानून बनने के 2 साल बाद इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। तो लगभग 60 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया 1994 तक में, लेकिन 2011 में लगभग 161 देशों ने साइन कर चुका है। अब लगभग इसमें जो है कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने साइन ही नहीं किया है, जैसे कि अमेरिका है, नॉर्थ कोरिया है, इन्होंने साइन ही नहीं किया है। ये लोग समुद्री कानून को नहीं मानते हैं। चाइना तो बिल्कुल भी नहीं मानता। चाइना तो साउथ चाइना सी पर जाकर के कहता है कि पूरा का पूरा 9 डैश लाइन खींच करके कहता है पूरा साउथ चाइना सी मेरा है। आज भी वियतनाम और फिलीपींस के साथ उसका विवाद है। वियतनाम और फिलीपींस का कुछ जो है आइलैंड यानी कि उसको अपना बताता है, और इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ने उसे चेतावनी भी दी है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट को भी वो मानने को तैयार नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे चाइना किस तरह से अपना जो है विस्तार करने को तैयार है। चाइना जो है लगभग भारत को घेरने की सोच रहा है, लेकिन भारत भी कम नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री भी, अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, ये भी कम नहीं है। इन्होंने बहुत कोशिश करके जो है एकदम कोशिश पे लगा हुआ है कि चाहे जो भी हो हमें कोई आंख नहीं दिखा सकता, हमें पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। चाइना का एक बहुत बड़ा पॉलिसी है कि वो लोगों को कर्ज देता है। लगभग चाइना जैसा पॉलिसी तो लगभग हमारे आसपास पड़ोस में भी है। वो कर्ज इतना देता है, उस कर्ज के मारे आप खड़े नहीं हो सकते, आप कुछ कर नहीं सकते। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि चाइना जो है किस प्रकार से अपने पड़ोसियों, अपने जो कमज़ोर पड़ोसी हैं उनको पैसे दे करके कर रहा है। इधर म्यांमार में सैनिक शासन लागू हो गया, और इसका मानना है कि म्यांमार में जो है सैनिक शासन लगवाने का भी पूरा का पूरा हाथ चाइना का ही है। म्यांमार में क्या कर दिया है कि उसका लगभग 59% जो काम चल रहा है चाइना का, वो म्यांमार में चल रहा है। उन्होंने वहाँ पे सैनिक के द्वारा तख्ता पलट करवा दिया और वहाँ की सरकार को गिरा दिया। अब जो है पूरा का पूरा जो है उसके साथ 100% का आप वो काम वहाँ से ले लेगा। अब चलिए, ये हमारा हो गया समुद्री कानून। अब हम देखते हैं कि समुद्री तट रेखा जो है वो कितने राज्य ऐसे हैं जिसकी अपनी समुद्र तट रेखा है। तो सबसे पहले आप देखो गुजरात। ये गुजरात को जो है डायरेक्ट समुद्र से कनेक्टेड है गुजरात। और यहाँ पे देखो ये दो, एक तो कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, ये दो है। तो कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी है, और ये हमारा है पूरा गुजरात। इसकी तटरेखा सबसे लंबी है। इसकी तटरेखा सबसे लंबी है, लगभग 1214 किलोमीटर की तटरेखा है इसकी, ठीक है। और गुजरात के जस्ट नीचे है आपका दमन एंड द्वीप, आप यहां पर देखो, ठीक है। गुजरात के बाद है महाराष्ट्र। गुजरात के बाद पड़ता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की तटरेखा जो है लगभग आपको देखने को मिलेगा 652 किलोमीटर की। महाराष्ट्र की तटरेखा 652 किलोमीटर की मिलेगी। और उसके बाद क्या है, महाराष्ट्र के बाद गोवा है, गोवा के बाद कर्नाटक है। तो ये कर्नाटक और गोवा इसकी अपनी समुद्र तटरेखा है। कर्नाटक गोवा हो गया, उसके बाद हो गया केरल, उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आपको क्या मिलेगा, ओडिशा, ओडिशा के बाद मिलेगा पश्चिम बंगाल। तो ये वो राज्य हैं जिनकी अपनी समुद्र तटरेखाएं हैं। इसके अलावा भी हमारे कुछ ऐसे द्वीपीय देश हैं जो कि आपको वहां पे मिलेंगे देखने को, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार, और आपको यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप, और ये है हमारा दमन एंड द्वीप। दमन एंड द्वीप है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा समुद्र से लगने वाले जो राज्य थे, इसको आपने देखा। तो इसमें सबसे अगर लंबी तटरेखा अगर पूछा जाए तो सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात का, लगभग 1214 किलोमीटर की इसकी तटरेखा है। अगर आपको पूछा जाए कि अब भारतीय राज्यों में जो तट से, समुद्री तट से लगने वाले जो राज्य हैं उनकी सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो आपको गुजरात आंसर कर देना होगा। लगभग पहला तो सबको याद रहता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी किसकी है, लेकिन अगर पूछ देगी दूसरे सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो कौन सा होगा, तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की तटरेखा गुजरात के बाद सबसे लंबी है।
और उसके बाद जो है तमिलनाडु की है। तमिलनाडु आप देखो, सबसे पहले गुजरात है, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद क्या है हमारा तमिलनाडु है। तमिलनाडु जैसे आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे ही तमिलनाडु है। तमिलनाडु की भी तटरेखा लंबी है। और तमिलनाडु के बाद आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र। आप यहाँ पे देखो, महाराष्ट्र गुजरात के जस्ट नीचे पड़ जाता है, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के जस्ट यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको केरल देखने को मिलेगा। केरल की भी तटरेखा 569 किलोमीटर की लंबी है। उसके बाद देखो यहाँ पे ओडिशा मिल जाएगा, ओडिशा, और उसके नीचे क्या होगा, यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक की भी तटरेखा लंबी है, ठीक है। तो आपको कम से कम 5 याद रखनी होगी, ठीक है। तो 5 में आपको क्या, गुजरात की सबसे ज्यादा लंबी तटरेखा है, आंध्र प्रदेश की उसके बाद, और तमिलनाडु के उसके बाद, और महाराष्ट्र उसके बाद। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल, इतनी सारी आप याद रख लें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है वो गोवा है, जो कि आपको महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में पड़ता है। सबसे छोटी, गोवा छोटा है ही तो उसकी तटरेखा कितनी होगी, छोटी ही होगी। तो गोवा सबसे छोटी है, और गोवा जो है वो आपको सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला भी राज्य है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल भी इसका सबसे छोटा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो राज्य है हमारा क्या है, राजस्थान है। तो राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। यहाँ पे आपकी जो गाड़ियाँ हैं, आप वहाँ पे सड़कें खाली खाली मिलती है और खूब आराम से गाड़ी चलाओ, कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो यहाँ पे गोवा में देखोगे तो वहाँ पे बहुत ही घनी आबादी है, और प्लस में छोटा राज्य है, क्षेत्रफल भी उसका छोटा है। इस तरह से आप वहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या कि सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और सबसे कम जो लोग रहते हैं वो सिक्किम में रहते हैं। सबसे अगर ज़्यादा घनी आबादी वाला जो आपको मिलेगा, सबसे ज़्यादा जहाँ का पॉपुलेशन है वैसे राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो राज्य है वो कौन है, सिक्किम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा देश, जो हमारा देश है भारत देश, उसकी जो पूरे विश्व में जो क्षेत्रफल की दृष्टि में उसका क्या स्थान है उसको देखते हैं। तो भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि में पूरे विश्व में वो 7वां स्थान है, 7वां स्थान है। इसकी लगभग आपको जो है यहाँ पे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की इसकी एरिया है, और ये लगभग आपको 2.4% है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में का जो कुल क्षेत्रफल का जो हिस्सा है वो 2.4% का है। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा होगा, क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा देश होगा वो कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा है रूस। रूस के बाद आप जब देखोगे रूस के सामने इधर पश्चिम की तरफ तो होगा कनाडा, और उसके बाद क्या होगा, चीन होगा। रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद होगा अमेरिका, अमेरिका के बाद 5वां सबसे बड़ा देश होगा वो ब्राजील होगा, और छठा जो देश होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा, और 7वां जो होगा वो भारत होगा। तो ये 7 देश हैं, 7 देश हैं जो सबसे बड़े देश हैं, पूरे विश्व में सबसे बड़े देश हैं। तो सबसे पहला कौन होगा, रसिया, सेकेंड कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत। आई होप आपको याद हो गया होगा। तो देखो आप मैप पे जब देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे सामने में जो मिलेगा मैप पे, पूरी मैप वर्ल्ड मैप को जब देखोगे तो यहाँ पे रसिया है सबसे बड़ा, रसिया के जस्ट सामने क्या है, कनाडा है, कनाडा के जस्ट इधर आ जाओ, जेड बना दो, जेड बना करके जब आओगे यहाँ पे चाइना मिल जाएगा, और फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, और फिर जो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। इस तरह से आप इसको याद कर लोगे। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे कुछ यहाँ पे भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनका नाम आपको याद हो जानी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं उसकी स्थिति और नाम। सबसे ऊपर में आपको 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे जो कि हाल ही में वो
राज्य था, राज्य को दो भागों में बांट करके उसे दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसका नाम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसका नाम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश मिलेगा, जो कि राज्य है। और हिमाचल प्रदेश के जस्ट आपको साउथ ईस्ट में मिलेगा आपको उत्तराखंड। और यहाँ पे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे आपको मिलेगा पंजाब और हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे मिलेंगे आपको एक छोटी सी केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दिल्ली। और यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा, बड़ा सा राज्य दिखेगा उत्तर प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। और उत्तर प्रदेश के बगल में आपको मिलेगा देखने को, वो है बिहार। ठीक है, बिहार के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो झारखंड आपको देखने को मिलेगा। और उसको झारखंड के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ओडिशा। और बिहार के जस्ट आपको ईस्ट में मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल लगभग हमारा क्या है कि नेपाल के साथ भी बॉर्डर साझा करता है, और वो आपका भूटान के साथ भी साझा करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप जब यहाँ पे आएंगे नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में आपको आसाम मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और सिक्किम है। ये हमारा क्या है कि उत्तरी पूर्वी राज्य हैं। तो आपको मिलेगा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये जो हमारे राज्य हैं ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। आप आई होप इसको आप देख लें, थोड़ा सा समझ लें। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ये हमारा क्या है, उत्तर पूर्व के राज्य है। अब चलिए यहां पे देखते हैं, ओडिशा के जस्ट नीचे आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु के जस्ट इधर पश्चिम में आपको मिलेगा केरल के ऊपर आपको कर्नाटक देखने को मिलेगा। कर्नाटक हो गया कर्नाटक। और कर्नाटक के जस्ट ऊपर देखेंगे तो आपको बड़ा सा राज्य एक दिखेगा, जो कि है आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक छोटा सा यहाँ पे राज्य देखने को मिलेगा, वो है गोवा। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलेगा, वो है क्या, तेलंगाना है। तेलंगाना के ऊपर हमें एक राज्य देखने को मिलता है जो है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के जस्ट पश्चिम में आप देखेंगे तो एक बड़ा सा राज्य मिलेगा जो है मध्य प्रदेश। तो आई होप यहाँ पे मध्य प्रदेश तक हम आ गए हैं। उसके बाद जो हमें देखने को मिलेगा गुजरात और राजस्थान। तो इस तरह से हमारे सारे राज्य हो गए। और उसके बाद हमें जो यहाँ पर देखना है वो है क्या कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार है, यहाँ पे दमन एंड दीव है, और यहाँ पे क्या है, दादरा एंड नगर हवेली है। दरअसल दादरा एंड नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ मिला करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसीलिए केंद्र शासित प्रदेश जब जम्मू कश्मीर जब दो भागों में बट चुका था, तो दो भागों में जब बटा तो उस दोनों को दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो उसके बाद टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन जब ये दोनों दमन एंड द्वीप और दादरा एंड नगर हवेली जब दोनों एक साथ हो गया, तो इससे वो घट करके फिर से 8 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो है 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरेटरीज हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहां पर देखो कि एक ऐसे हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये एक पुदुचेरी है, ठीक है। और एक पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, पुदुचेरी, पांडिचेरी जिसको कहते हैं। वो पांडिचेरी का 4 अलग अलग जिला है, जो कि 3 अलग अलग राज्यों में पड़ता है। 4 जिला है 3 अलग अलग राज्यों में। चलिए हम देखते हैं किन किन राज्यों में है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे केरल के पास, केरल में एक राज्य पड़ता है, एक उसका जिला है केरल में एक जिला है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका नाम है माहे, ठीक है। और यहाँ पे तमिलनाडु में है पांडिचेरी का 2 जिला, जिसका नाम है
कराईकल और पुदुचेरी, कराईकल और पुदुचेरी। और यहाँ पे आपका क्या है, यनम है, यनम है जो कि एक हमारा किसका राज्य है, ये किसका जिला है, तो ये जिला है हमारा पांडिचेरी का ही जिला है। आई होप आप ये पांडिचेरी का 4 अलग अलग जिला और 3 अलग अलग राज्यों में पड़ता है। पांडिचेरी का 4 जिला 3 अलग अलग राज्यों में पड़ता है। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे देश में जो क्षेत्र है बटा हुआ है, क्या है, पर्वतीय क्षेत्र अलग है, मैदानी क्षेत्र अलग है, पठारी क्षेत्र अलग है, और आपको जो देखने मिलेगा पहाड़ी क्षेत्र अलग है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्र किसका है। तो आप यहाँ पर देखो कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि पर्वतीय क्षेत्र 10.7% भाग पे फैला हुआ है। तो जो पहाड़ी राज्य, पर्वतीय राज्य हैं जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो है 10.7 भाग जो है ये आपको पर्वतीय भाग फैले हुए हैं, 10.7%। ठीक है। और उसके बाद जो है मैदानी भाग है, मैदानी भाग हमारे यहाँ कुल ज़्यादा है, लगभग 43% भाग जो है वो मैदानी है, जहाँ पे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम, आपको वहाँ पे मिल जाएगा हरियाणा, पंजाब, ये सारे क्या है, मैदानी राज्य हैं। और मैदानी जो राज्य हैं और प्लस में मैदानी भाग हैं, किनारे किनारे, समुद्र के किनारे किनारे भी कुछ मैदान फैले हुए हैं। तो कुल मिलाकर के 43% जो है वो मैदानी है, मैदानी भाग है। और पहाड़ी जो है वो पर्वतीय से ज़्यादा है फैला हुआ। तो पहाड़ी जो है वो 18.6% भाग पे फैला हुआ है, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। और जो पठारी जो है 27.7% है। तो आपको सबसे ज़्यादा अगर है तो मैदानी है 43%, उसके बाद क्या है, पठारी है, उसके बाद क्या है, पहाड़ी है, उसके बाद पर्वतीय है। यानी पर्वतीय का प्रतिशत कम है और मैदानी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। तो मैदानी क्षेत्र सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश में है। तो लगभग हम पूरा विश्व को देख पाते हैं अपने भारत में ही, क्योंकि यहाँ पे आपको पर्वत मिल जाते हैं, यहाँ आपको पठार मिल जाते हैं, यहाँ आपको मैदान मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम लगभग पूरा विश्व को यहीं पे देख लेते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे आपको देखना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ का लिंगानुपात है, लिंगानुपात हमारा 943 है। यानी प्रत्येक 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, उसी को लिंगानुपात बोला जाता है। तो हमारे यहाँ जो है 943 का अनुपात है, हमारे 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं ही है पूरे भारत में। तो आप इसको याद रखेंगे, कई बार इसको एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ये जो भारत का लिंगानुपात है वो क्या है। वो भारत का लिंगानुपात है 943 है। और शिशु लिंगानुपात कितने हैं, ये देखो, शिशु लिंगानुपात को समझो। शिशु लिंगानुपात क्या है कि प्रत्येक 1000 शिशु पर कितनी जो है 1000 शिशु पर जो है आपको पुरुष शिशु पर महिला शिशु कितनी है, तो उसको लेकर के हम क्या करते हैं, यहां पे 918 है, आप इसको देख लेंगे। जनसंख्या घनत्व कितने हैं, जनसंख्या घनत्व को देखिए, 1 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर 382 लोग रहते हैं। हमारे यहाँ की कुल साक्षरता जो है, टोटल साक्षरता जो है वो 73% है। और यहाँ पर आप देखो कि पुरुष साक्षरता जो है 80.9% है। हमारे यहाँ के पुरुष ज़्यादा शिक्षित हैं महिलाओं की अपेक्षा, तो पुरुष का प्रतिशतता जो है ज़्यादा है। और महिला साक्षरता जो है वो 64.69% है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो पुरुष साक्षरता 80.9% और महिला साक्षरता 64.69%। आई होप समझ गए होंगे। हमारे यहाँ जो पुरुष की जनसंख्या है 2011 की जनसंख्या के अनुसार वो आपको 62,32,70,258 है। 62,32,70,258 पुरुष हमारे यहाँ रहते हैं। और जो महिला जनसंख्या है वो है 58,75,84,719 है। तो
इस तरह से आपने पुरुष जनसंख्या देखा और महिला जनसंख्या देखा। इसमें देखो ग्रामीण जनसंख्या जो है हमारे यहाँ जो है 83.37 करोड़ है, 83.37 करोड़ है, यानी 60.8% जो है लोग अभी भी गांव में निवास करते हैं। एक्चुअली 2021 का जनगणना होने वाला था, लेकिन कोरोना काल को लेकर के ये जनगणना हमारा टल गया। तो जिसके कारण क्या है कि हम अभी तक 2011 की जनगणना को ही देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 68.8% 2011 जनगणना के अनुसार ये लोग गांव में अभी भी निवास करते हैं। ठीक है, सारी जनसंख्या कितनी है? 37.71 करोड़। तो 37.71 करोड़ है शहरी जनसंख्या है। 31.2% लोग जो है आपका शहर में निवास करता है। 10 की जनसंख्या वृद्धि जो हमारे यहाँ का है 17.7% है 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि 17.7% ज़्यादा लोग प्रत्येक 10 साल के जनगणने के बाद अधिक हो जाते हैं। तो ये 2011 में जो जनगणना हुआ था 2001 की अपेक्षा 17.7% ज़्यादा लोग हो गए थे। अब मैं देखता हूं यहाँ पे कि जो राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी हमारे यहाँ का मोर है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक है, और राष्ट्रीय गान है जन गण मन, राष्ट्रीय गीत है आपका वंदे मातरम। राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है, लगभग 43% लोग हिंदी बोलते हैं यहाँ पे। लिपि जो है देवनागरी है। जब हमारा भाषा जो है, जब हिंदी है 43% लोग हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी को लिखने के लिए जो देवनागरी लिपि का यूज किया जाता है वो देवनागरी लिपि होगा, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी होगी। राष्ट्रीय वाक्य जो होगा वो सत्यमेव जयते होगा, और राष्ट्रीय ध्वज जो होगा वो तिरंगा होगा, और राष्ट्रीय नदी जो होगा वो गंगा होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे हमारा कुछ राष्ट्रीय था, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। इस तरह से आपने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद जो है कुछ ऐसे प्रश्न भी आते हैं, जैसे कि आप देख लो कि चैनल क्या होता है। देखो दरअसल दो लैंड जिसके बीच से एक पानी का पतला सा रास्ता निकला हो उसको चैनल बोलते हैं। तो बहुत सारा ऐसा लैंड है जो कि आपको वहाँ पर समुद्र के पास मिल जाएंगे, जिसके बीच से एक पतला सा पानी की धारा बहती है, उसी को चैनल बोलते हैं। तो वो चैनल भी है, वो चैनल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे तो 8 डिग्री जो चैनल है मालदीव और मिनिकॉय के बीच का है 8 डिग्री चैनल। दरअसल यहाँ पे एक मालदीव कंट्री है, भारत के जस्ट दक्षिण में है, और भारत के दक्षिण में, और जो है उसके बाद एक लक्षद्वीप का एक आइलैंड है जिसका नाम है मिनिकॉय और मालदीव के बीच में एक जलधारा बहती है जिसको 8 डिग्री चैनल का नाम दिया गया है। यानी 8 डिग्री जो है वो हमारा क्या है? अक्षांश है। 8 डिग्री अक्षांश से फ्लो करती है, बहती है, इसीलिए उसको 8 डिग्री चैनल बोला गया है। तो चलो, उसके बाद जो है 9 डिग्री चैनल है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। जस्ट देखो यहाँ पे क्या था? 8 डिग्री चैनल था, और यहाँ पे जो है हमारा जो है आपको मिल जाएगा ये 9 डिग्री होगा। ये क्या होगा? आपको 9 डिग्री होगा, और ये 9 डिग्री जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में आपको जलधारा बहते हुए समझ में। एक्चुअली में ये जो है मिनिकॉय द्वीप जो भी है और जो इधर लक्षद्वीप है, ये दोनों क्या है? हमारे ही लक्षद्वीप का ही भाग है, लेकिन मिनिकॉय कुछ अलग हट करके है, इसीलिए मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में जो जलधारा बहती है वो है हमारा 9 डिग्री चैनल। उसके बाद क्या है? ग्रेट महान सुमात्रा और निकोबार द्वीप के पास बहती है। यहाँ पे देखो निकोबार जो है, ग्रेट निकोबार, यहाँ पे क्या है? एक जलधारा बहती है जिसका नाम है ग्रेट जलधारा, ठीक है, या फिर उसको महान जलधारा भी बोलते हैं। उसका नाम है चैनल, ठीक है। उसके बाद है 10 डिग्री चैनल जो अंडमान और निकोबार के बीच में बहती है, यानी कि ये अंडमान है, ये निकोबार है। यहाँ पे देखो 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार को अलग कर दी है। उसके बाद क्या है? कच्छ की खाड़ी है, गुजरात में पड़ता है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में, आप देखो यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है जो कि गुजरात में पड़ता है, और खंबात की खाड़ी भी गुजरात में पड़ता है। तो आप इसको भी माइंड में रखेंगे। उसके बाद कोको है, कोको और उत्तरी अंडमान के मध्य में बहने वाली जलधारा है। ये यहाँ पे दरअसल एक कोको है,
कोको जस्ट आपको जो है म्यांमार के जस्ट नीचे में यहाँ पे आपको एक कोको द्वीप देखने को मिलेगा। कोको द्वीप और अंडमान के बीच में बहने वाली जलधारा को कोको जलधारा बोलते हैं, कोको चैनल बोलते हैं। और उसके बाद है डक्कन पास। डक्कन पास दरअसल यहाँ पे अंडमान और लघु अंडमान के बीच में, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में ये बहने वाली डक्कन पास, उसकी डक्कन पास जलधारा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप सागर क्या है? ये यहाँ पे जो केरल का जो तट है, केरल का जो तट है, ये इसको बोलते हैं मालाबार तट। मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच में बहने वाली जो जलधारा है उसको बोलते हैं यहाँ पे लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप सागर के नाम से ये जाना जाता है। लक्षद्वीप सागर जो है यहाँ पे ये क्या है? मालाबार तट है। मालाबार तट, ये मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच जो है एक लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे लक्षद्वीप सागर है। उसके बाद जो है हमारा क्या है, आप देखेंगे मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु और आपको श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। तो दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु, आप देखो यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु है और उधर श्रीलंका के बीच में का जो सागर है उसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। और उसके बाद है माहिम क्रीक। माहिम क्रीक एक पतली सी निविष्का है जो कि मुंबई के पास है, बहती है, तो उसको बोलते हैं माहिम क्रीक। अब आगे का जो सवाल है यहाँ पर आप देखो कि लिंगानुपात दृष्टि से 5 बड़े राज्य कौन है? लिंगानुपात यानी कि जहाँ पे कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है लड़कों की संख्या से। तो वैसे 5 बड़े राज्य कौन सा है? तो वैसे 5 बड़े राज्य हैं जो केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। तो ये हमारे 5 राज्य हैं जो कि आपको इसमें दिया गया है। तो सबसे जो है वो केरल में और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है, यानी कि वहाँ पे लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। और देखो कम लिंगानुपात वाले जो राज्य है वो हरियाणा है। हरियाणा में जो है कम लड़कियां है, वहाँ का लिंगानुपात कम है। वहाँ पे लड़कों की संख्या ज़्यादा है और लड़कियों की संख्या कम है। उसके बाद है सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले राज्य। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जो राज्य हैं हमारे हैं मेघालय। मेघालय में क्या है? सबसे ज़्यादा वृद्धि 27% से भी ज़्यादा 10 की वृद्धि हुआ है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, ये हमारे उत्तरी पूर्वी राज्य हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है, यहाँ पे जनसंख्या की सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है और दूसरे राज्यों की अपेक्षा। और सबसे न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जो राज्य है वो नागालैंड है। ये भी हमारा क्या है? उत्तरी पूर्वी राज्य ही है नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे में पड़ता है नागालैंड। वहाँ पे सबसे कम वृद्धि हुआ है, वो निगेटिव में चला गया है। और केरल है, उसके बाद केरल है। केरल शिक्षित राज्य है। शिक्षित राज्य में तो वृद्धि कम होगा ही, क्योंकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा जो है संख्या बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए वो। गोवा है, फिर गोवा भी बहुत ज़्यादा शिक्षित राज्य है। यहाँ पे गोवा पड़ता है जस्ट महाराष्ट्र और आपको कर्नाटक के बीच में ही पड़ता है, छोटा सा राज्य है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जो राज्य हैं वो हमारा कौन है? वो केरल है। देखो केरल जो है वहाँ पे महिला सबसे ज़्यादा साक्षर है, वहाँ पे पुरुष भी साक्षर है और टोटल ओवरऑल भी साक्षर वहीं पर है। तो महिला साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जो राज्य है वो केरल है। उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद गोवा है, उसके बाद त्रिपुरा है। तो केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, आप इसे याद रख लेंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर महिला शिक्षित है वो है केरल में। उसके बाद है हमारा गोवा में, जस्ट वहीं पर है। तो सबसे पहले केरल है सबसे ज़्यादा शिक्षित वाले राज्य। उसके बाद मिजोरम है जो कि हमारा उत्तरी पूर्वी राज्य पड़ता है। उसके बाद क्या है? गोवा है। उसके बाद त्रिपुरा है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जो राज्य हैं वो बिहार है। बिहार में पुरुष भी सबसे न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य में वही है, ओवरऑल में भी कम वही है। तो बिहार में सबसे कम साक्षरता है। बिहार के बाद है राजस्थान। राजस्थान के बाद है हमारा क्या? झारखंड। और उसके बाद है उत्तर प्रदेश। बिहार से ज़्यादा शिक्षित लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जो राज्य है वो है बिहार। आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर आप देखो 5 बड़े जनसंख्या वाले राज्य जो हैं वो कौन कौन है? तो 5 सबसे बड़े जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो है हमारा क्या? एक उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र होगा। उत्तर प्रदेश के बाद क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। और महाराष्ट्र के बाद अपना बिहार का ही नंबर है। तो बिहार में जो है सबसे ज़्यादा लोग तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो रहते हैं वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में देखो हम अपने बगल में ही पड़ता है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद जो रहता है वो
बिहार में उत्तर प्रदेश के बाद जो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद बिहार में, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में। ये वो राज्य हैं जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है। आप इन राज्यों को याद कर लें। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में। और 5 छोटे राज्य जनसंख्या वाले हैं जहाँ के सबसे कम जनसंख्या रहते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य होगा वो सिक्किम होगा ही। सिक्किम में सबसे कम लोग रहते हैं, लगभग वहाँ की जनसंख्या 10 लाख के लगभग है। तो आप उसको देखेंगे। उसके बाद सिक्किम के बाद क्या है? मिजोरम है। मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश है। सिक्किम के बाद मिजोरम है। मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश है। और उसके बाद जो है गोवा है। और उसके बाद जो है नागालैंड है। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे सिक्किम, सिक्किम के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा गोवा, और गोवा के बाद नागालैंड। और 5 बड़े साक्षरता प्रतिशत वाले जो राज्य हैं वो कौन है? वो तो केरल है। केरल जो सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग यहाँ पे रहते हैं। केरल में सबसे ज़्यादा शिक्षित रहते हैं ओवरऑल। वहाँ पे महिलाएं भी ज़्यादा शिक्षित हैं, पुरुष भी ज़्यादा शिक्षित हैं। और ओवरऑल महिलाएं और पुरुष दोनों मिला करके भी सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा शिक्षित जो राज्य हैं वो केरल है, उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद गोवा है, और उसके बाद त्रिपुरा है। ठीक है। उसके बाद जो न्यूनतम साक्षरता वाले जो प्रतिशत वाले जो राज्य हैं वो है हमारा अपना बिहार। बिहार में सबसे कम शिक्षित लोग रहते हैं। और बिहार के बाद है कौन? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद राजस्थान। राजस्थान के बाद झारखंड है। आई होप आप समझ गए होंगे। हमारे भारत की कुल जनसंख्या जो है वो 121 करोड़ 9,93,422 है। भारत की कुल जनसंख्या जो है 121 करोड़ 9,93,422 है। ठीक है। यहाँ ये जो है हमारे टोटल भारत की जनसंख्या का जो है 17.7% लोग जो है यहाँ पे रहते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का क्लास पूरा का पूरा समाप्त हुआ। आप लोगों ने यहाँ पर जो हमारे साथ टाइम लगाया है, बिताया है, ज़रूर आपको यहाँ से लगभग 500 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। आई होप हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद।